एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। तो देखो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 5 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। कल हमारा जो है पार्ट 1 आ गया था, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। कल के वीडियो में हमने लगभग जो है ना 120 MCQs डिस्कस किए हैं और आज के वीडियो में भी लगभग जो है 100 MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कराया जाएगा। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 22 अप्रैल 2026। तो देखो अब रामसर साइट की संख्या जो है भारत में हो गई है 99। सेंचुरी से जो है हम एक कम है, 99 पहुँच गए। अच्छा, 99th रामसर साइट भारत का बना कौन सा है? तो ये है शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा। इसको ऐड किया गया है 22 अप्रैल 2026 को एंड ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है। अच्छा, ये 99 है, तो हमारे लिए 97 और 98 भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो लास्ट में दो थे ना, इससे पहले वाले वो थे, एक देखो पाटन बर्ड सेंचुरी था, पाटन बर्ड सेंचुरी, वो यूपी का ही है। यूपी के किस ज़िले से है? एटा ज़िले से है, याद रखिएगा। और एक इसके साथ एक और को जो है रामसर साइट घोषित किया गया था, वो था छारी धांड, याद रखना। छारी धांड कहाँ पर है? यह है गुजरात के कच्छ ज़िले में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर मैं अगर आपसे पूछूं कि रामसर साइट जो है ना भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में टोटल 20 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे नंबर पर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, तो वो है यूपी। यूपी में जो है टोटल 12 रामसर साइट्स हो गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो फ्रेश वाटर वेटलैंड इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया 99th रामसर साइट्स इन 2026। तो अब रामसर साइट की संख्या कितनी है भारत में? 99 है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 2 फेब को हुआ था, 1971 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान की एक सिटी है रामसर, वहीं पर हुआ था। और जो ये हुआ था किस लिए? वेटलैंड को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना कब ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष? 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। 2026 की थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड्स, याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो देखो 2 थे। एक तो था चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है? चिल्का लेक है कहाँ पर? उड़ीसा पर। इसको और साथ में जो है ना केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, ये है राजस्थान का। इन दोनों को एक साथ जो है ना रामसर साइट घोषित किया गया था। फर्स्ट रामसर साइट भारत के यही दोनों हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो वह है सुंदरबन। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो वो है रेणुका झील, याद रखिएगा। रेणुका झील है वो, ये है हिमाचल प्रदेश में थी। इतने सारे फैक्ट्स इस प्रश्न से बनते थे, सारे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है द एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट ऑन 10 मई 2026। तो सी जोसेफ विजय जो है कहाँ के नए सीएम बने हैं, तो ये बने हैं तमिलनाडु के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पर आप सबको पता ही है ये एक्टर थे, अभी जो है पॉलिटिशियन बन गए हैं। बाकी इन्होंने देखो अपना ओथ लिया है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, चेन्नई में। एंड बात करें यहाँ पर देखो His swearing in marks the end of nearly 6 decades of DMK and AIDMK dominance in Tamil Nadu politics। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, तमिलगा वेट्री कजगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर टीवीके ने कितनी सीट्स जीते वो भी आपको पता होना चाहिए। 108 टोटल यहाँ पे सीट जीती है इन्होंने। अभी देखो हाल ही में 4 राज्य में चुनाव हुए हैं, तो 2-3 देखो नए सीएम आए हैं हमारे सामने। एक तो देखो केरल में चुनाव हुआ है। केरल के नए सीएम कौन बने हैं? वीडी सतीशन, याद रखिएगा। फिर हुआ है वेस्ट बंगाल में चुनाव। वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं? शुवेंदु अधिकारी। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है? RN रवि हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका जो है असम के तो सेम ही सीएम है, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड ये जो पुडुचेरी एक यूटी में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे एन रंगास्वामी जो है चीफ मिनिस्टर हैं। चलो आगे देखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई अफेक्टिव फ्रॉम May 4, 2026। तो रोहित जैन जो है ना नए यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने सक्सीड किया है जो डेप्यूटी गवर्नर थे ना टी रविशंकर उनको। बाकी हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई को देखो इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसको जो है नेशनलाइज किया गया था 1949 में। एंड स्टार्टिंग में देखो इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही हुआ करता था। लेकिन 1937 में जो है ना इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया, रिलोकेट कर दिया गया। कोलकाता से कहाँ पहुँच गया, मुंबई में। करेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के करेंट में गवर्नर कौन है, तो ये है संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई में देखो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक तो रोहित जैन है, इनसे पहले जो थे वो है श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे और यहाँ पर है डॉक्टर पूनम गुप्ता। यानी चारों जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना ये चारों डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, इतना आपको फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली वॉन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एंडिंग अ 22-year वेट फॉर अ नेशनल लीग चैंपियनशिप। तो पहली बार किसने जीता इंडियन सुपर लीग का खिताब, तो ये है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने फाइनल में हराया है इंटर काशी फुटबॉल क्लब को। कहाँ पर, किशोर भारती करीरंगम में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं यूसुफ एजेजारी और मोहम्मद राशिद रहे हैं। और यहाँ पे बात करेंगे एजेजारी जो है ना इन्होंने 11 गोल्स लगाए हैं टोटल 13 मैचेस में। इनको जो है गोल्डन बूट मिला है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गोल लगाता है ना उसको क्या मिलता है, गोल्डन बूट मिलता है। और गोलकीपर जो होता है ना उसको बेस्ट जो गोलकीपर होता है ना पूरे टूर्नामेंट का उसको मिलता है गोल्डन ग्लव्स, है ना। आगे यहाँ पर देख सकते हो फैक्ट मेंशन है सब आपके लिए। कब से कब तक चला ये, 14 फरवरी से 21 मई 2026 तक चला। टोटल 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ईस्ट बंगाल ने जीता है। इसका फर्स्ट टाइटल है। फर्स्ट टाइटल की अगर बात करें ना तो रणजी ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, रणजी ट्रॉफी पहली बार जीता है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। इन्होंने कर्नाटक को हरा दिया था फाइनल में। इसी तरह से बात करूं फर्स्ट ट्रॉफी की तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ना 2026, 25, 26 का वो जीता है झारखंड ने। इनका पहला खिताब है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी यहाँ पर देखो बेस्ट प्लेयर रहे हैं मिगुएल फिगुएरा, ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहे थे। गोल्डन बूट मिला यहाँ पर यूसुफ एजेजारी को 11 गोल्स किए हैं। और गोल्डन ग्लव मिला यहाँ पर ऋतिक तिवारी को, एफसी गोवा के लिए खेल रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। हो रिसीव्ड, हाँ यहीं पे एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं, फुटबॉल से रिलेटेड बात हो रही तो बता ही देता हूं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, ये 3 देश मिलकर आयोजित कर रहे हैं। एक तो है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा है मैक्सिको। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 से एक टीम ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी देखो युद्ध चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ईरान ने जो है ना विड्रॉ कर लिया फीफा वर्ल्ड कप 2026 से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द 9th प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2024-25। तो ये मिला है डॉक्टर श्रीनिवास राव को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पर देखो रिसिपिएंट का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर श्रीनिवास राव हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टर हैं ये, एंड वीसी है कहाँ पर, IARI में। बात करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हो प्राइज यहाँ पर मिला है, गोल्ड मेडल तो मिलता ही है, कैश प्राइज मिलता है 2 लाख का। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में हम बात करेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना इनको जो है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में। अच्छा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में स्टार्ट कब हुआ था, 1966 से 67 के बीच में जो है स्टार्ट हुआ था। बाकी एम.एस. स्वामीनाथन जी की बात करें तो इनको देखो पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1967 में। पद्म भूषण इनको जो है मिला था 1972 में और पद्म विभूषण इनको सम्मानित किया गया था 1989 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जरूर याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो 60वां जो है ना ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसको मिलने वाला है, ये मिलेगा आर वैरमुथु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, याद रखना है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर, सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देखो नंबरिंग की गई है, ये तो 60वें है ना। 59th मिला था विनोद कुमार शुक्ल को, इनका जो है निधन भी हो चुका है। 58th की बात करें जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था। 57th मिला था दामोदर मौर्य को। इसके पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना किसको मिला था। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला था, इनका नाम है जी शंकर कुरूप, याद रखिएगा जी
शंकरा कुरूप कब मिला था, किस ईयर में मिला था? तो ये मिला था 1965 में, इनको याद रखिएगा। इनकी एक जो कहानी थी ना उसके लिए मिला था, ओडाकू झाल के लिए, ओडाकू झाल याद रखिएगा। जी शंकर कुरूप जो है ना मलयालम के लेखक थे, मलयालम भाषा के लिए लिखते थे किताबें। बाकी यहाँ पे बात करेंगे, हाँ एक प्रश्न और पूछा आता है ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्टिंग से ना ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना इंग्लिश भाषा के लिए नहीं दी जाती है, तो पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश भाषा के लिए जो है ना ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला था? तो ये मिला था अमिताभ घोष को, याद रखना अमिताभ घोष को मिला था। कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था? 2018 में मिला था। अगर नंबर की मैं बात करूं तो वो था 54th ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखिएगा। 55th तक देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, 54th मिला था अमिताभ घोष को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बात करूँ ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो इसको जो है स्टार्ट कब से किया गया था? 1961 में किया गया था, लेकिन पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1965 में, जी शंकर कुरूप को, ये आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे अब हम लेटेस्ट वाला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर देखो 11 लाख का जो है ना कैश प्राइज मिलता है। बाकी यहाँ पर देखो वाग्देवी की एक स्टैचू भी मिलती है। आर वैरमुथु जो है ना ये थर्ड तमिल राइटर है जिनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है 2025 वाला। इनसे पहले देखो तमिल में 2 और लेखक रह चुके हैं जो ज्ञानपीठ अवार्ड जीत चुके हैं। इनसे पहले देखो PB अकिलान 1975 में और D जयाकंथन जो है ना 2002 में अवार्ड जीत चुके हैं। आर वैरमुथु जो है ना इनको देखो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2003 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2003 में, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2014 में। 2014 वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखो हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं। उनको जो है 2014 में ही नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, है ना। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ। कैलाश सत्यार्थी की 2 पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है दिया सलाई, याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। और अभी देखो हाल ही में इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है जिसका नाम है करुणा द कंपैशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चलो आगे देखेंगे। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025, तो इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, याद रखिएगा। इनको जो है सेलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान 2025 के लिए। ये जो राम कुमार मुखोपाध्याय है ना बंगाली भाषा के लेखक हैं। एंड बात करेंगे इनको देखो अवार्ड मिलेगा किस नोवेल के लिए, तो इस नोवेल का नाम है हर पार्वती कथा, याद रखिएगा। ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कब से स्टार्ट किया गया है? 1991 से, याद रखिएगा। 15 लाख का यहाँ पर कैश प्राइज मिलता है। और ये देखो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो हमारे भाषा मेंशन है 22 लैंग्वेजेस उसमें दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखो शेड्यूल आपको बताया गया है, कुछ मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो राष्ट्र भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है ना वो पार्ट 17 में मेंशन है। पार्ट किस में मेंशन है? 17 में। और आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, तो आपका आर्टिकल है 343 से लेकर 351। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल आपका। अगर आपको जो है ना 22 लैंग्वेजेस पूछा जाए किस शेड्यूल में है, तो वो हो गया आपका शेड्यूल 8। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी जो राष्ट्रभाषा जो है ना उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो किस पार्ट में मेंशन है, 17 में है। अनुच्छेद कौन से हैं? 343 से 351 तक। तो इतना जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपको फैक्ट पता होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखो सरस्वती सम्मान के ईयर मेंशन है, 2025 का जीता है राम कुमार मुखोपाध्याय, बंगाली लेखक हैं। 2024 में जीता था भद्रेश दास स्वामी ने, संस्कृत के लिए मिला था इनको। और 2023 में जीता था प्रभा वर्मा ने मलयालम के लिए। बाकी 2022 शिवशंकरी तमिल के लिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो है सिंधु दुर्ग में जो है ना बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, समर कैपिटल है। नागपुर विंटर कैपिटल है। गवर्नर यहाँ पर है जिष्णु देव वर्मा। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पार्टी के हैं। डेप्यूटी सीएम 2 हैं, एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना पार्टी के, और सुनेत्रा पवार जो है अभी हाल ही में डेप्यूटी सीएम बनी है, एनसीपी पार्टी की हैं। यहाँ पर बात करेंगे इंडिया इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम नियर सिंधु दुर्ग, याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट इज सेंटर्ड अराउंड द डीकमीशन नेवल वॉरशिप INS गुलदार में बनाया जाएगा, उसके आसपास, ठीक है। द शिप हैज बीन सबमर्ज्ड अबाउट 22 मीटर्स अंडर वाटर नियर द निवाटी रॉक। तो ये सारे फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चला है, तो वो चला है कोलकाता में, है ना, हुगली नदी में बनाया गया था वो।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखें। हु हैज़ बीन नेम्ड द 2026 रिसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ना, इसको वाटर के क्षेत्र का नोबेल प्राइज बोला जाता है, ठीक है, याद रखें। जिस तरह से मैथमेटिशियन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज बोला जाता है ना इसको, एबेल प्राइज को, उसी तरह से वाटर के क्षेत्र का जो है नोबेल प्राइज है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज। 2026 का मिला है कावे मदानी को, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ईरान के हैं ये कावे मदानी। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया है जो यहाँ के किंग है ना, किंग कार्ल 16 के द्वारा, याद रखिएगा। एंड वर्ल्ड वाटर वीक जो अगस्त में मनाया जाता है, वहीं पर जो है इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड की बात करें, इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। एंड अवार्ड देता कौन है, तो इसको दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन कोलैबोरेशन विथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्टॉकहोम जो है ना, किसकी राजधानी, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है, एक बार। बाकी यहाँ पर आपको पता भी होगा, अभी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, पीएम भी गए थे, ये क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, है ना, कहाँ पे गए थे, स्वीडन गए थे। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। एंड यहाँ पर देखो, नरेंद्र मोदी जी को जो है ना, स्वीडन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उस अवार्ड का क्या नाम है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है, याद रखना। ये दिया गया स्वीडन के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, द 98th अकेडमी अवार्ड्स वर हेल्ड एट विच वेन्यू इन लॉस एंजलिस। तो ये लॉस एंजलिस के कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है डॉल्बी थिएटर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 98th अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो इसको देखो होस्ट किया गया है कोनन ओब्रायन के द्वारा। बाकी यहाँ पर देखो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सीनर्स मूवी के लिए माइकल बी जॉर्डन को। एंड सीनर्स जो है इन्होंने 66 नॉमिनेशन इनको मिला था, हाईएस्ट इन ऑस्कर हिस्ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट सारे अवार्ड्स मेंशन है आपके लिए। अवार्ड से रिलेटेड ना, इससे रिलेटेड फिल्म की जगत से एक और आपको प्रश्न कहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऑस्कर की लिस्ट देखो। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को, सीनर्स मूवी में इन्होंने काम किया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकले को, हैमनेट में इन्होंने काम किया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है सीन पेन को, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है एमी मैडिगन को। बेस्ट डायरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा ये मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का मिला है यहाँ पर देख सकते हो लुडविक को। बेस्ट एनिमेटेड का मिला है यहाँ पर के पॉप डायमंड हंटर्स को। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस ये सब याद रख लेना, ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाफ्टा अवार्ड इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा अवार्ड देखो किसके द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है ना। यहाँ पर एक हमारी भारत की मूवी है जिसका नाम पता है क्या है, बूंग, ठीक है, याद रखना। उससे रिलेटेड प्रश्न जो है ना अभी यूपीएससी में पूछा गया था, कल का जो एग्जाम हुआ है ना यूपीएससी प्रीलिम 2026 वाला, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखो मैंने आपके लिए आगे यहाँ पे लगा दिया है ना। देखो पूछ रहा है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फिल्म बूंग। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर जो है ना, करेक्ट आंसर चुनने हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है जो द फिल्म हैज रिसेंटली वन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड इन द चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी कैटेगरी में बूंग को जो है अवार्ड मिला है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी, हाँ बिल्कुल सही है, लक्ष्मी प्रिया देवी ने ही जो है इसको डायरेक्ट किया है। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया गया ऑप्शन में कि ये जो फिल्म है ना, ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बना है जिसने जीता है बाफ्टा अवार्ड इन द चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। ये भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए जो है 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। देखो इतना आपको डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जो है डायरेक्टर का नाम पूछ लेंगे। हाँ, आपसे ये पूछ सकते हैं ये बूंग जो मूवी है ना किस क्षेत्र की है, तो मणिपुर की मूवी है, ये याद रख लेना, मणिपुर की मूवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखना, जरूर पूछेंगे आपसे। 79th बाफ्टा अवार्ड जो अभी मिला है ना, वहीं पर जो है इसको सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी अभी तक हमारे एग्जाम के लिए, याद रखेंगे सब लोग। अगला प्रश्न है विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। तो ये जो है हुआ है गोवा में, याद रखिएगा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। यहाँ पे सीएम कौन है, वो है प्रमोद सावंत। गोवा में देखो सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सीएम प्रमोद सावंत जो है एम्फेसाइज्ड मरीन सस्टेनेबिलिटी एंड गोवा 193 किलोमीटर कोस्ट लाइन के थीम्स यहाँ पर है ओशन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, कोस्टल रिजिलियंस एंड मैरीटाइम सेफ्टी, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन इन ओशन टेक्नोलॉजी एंड एआई ड्रिवन मरीन रिसर्च।
नेक्स्ट है वेयर वॉज द अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड। तो अफ्रीकन यूनियन की जो समिट है ना 2026 वाली कहाँ पर आयोजित हुई है, ये आयोजित हुआ है इथियोपिया में, याद रखिएगा। इथियोपिया के जो है ना करंट में पीएम कौन है, अबी अहमद है, अबी अहमद, याद रखना। यहाँ की कैपिटल है अदीस अबाबा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 39th ऑर्डिनरी सेशन जो है असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 ये आयोजित हुआ है कहाँ पर, एयू का जो हेडक्वार्टर है ना अदीस अबाबा में, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है, वहीं पर हुआ है। थीम है इंश्योरिंग द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, याद रखिएगा। हाँ देखो अफ्रीका के ना अभी कंट्री जो है न्यूज़ में थे, 2 कंट्री न्यूज़ में थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर फैल गया है इबोला वायरस, इबोला डिजीज़ आ गया है। तो वहाँ पर देखो न्यूज़ में जो कंट्री है ना, एक तो है कॉन्गो, दूसरा है युगांडा। क्यों न्यूज़ में है ये कॉन्गो और युगांडा, क्योंकि यहाँ पर इबोला, ये क्या बोलते हैं, इबोला डिजीज़ फैल रहा है फिर से। तो WHO जो है ना उसने डिक्लेयर किया है इबोला वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, याद रखना। WHO के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इबोला डिजीज अभी केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कॉन्गो और युगांडा में, याद रखना। अच्छा इथियोपिया से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद रखना, ये तो देखो लैंडलॉक कंट्री है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, इस तरह का जो क्षेत्र है अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है इथियोपिया, ठीक है। और इथियोपिया के साथ साथ देखो वहाँ पर सोमालिया है, एक है एरिट्रिया, ठीक है, और तीसरा हो गया जिबूती, ठीक है, याद रखना। और चौथा इथियोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री हैं, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और एरिट्रिया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स को रिवाइज करेंगे। G20 समिट 2026 का आयोजित होगा यूएसए के मियामी में। G7 समिट 2026 जो है ये आयोजित होगा फ्रांस में, याद रखिएगा। ब्रिक्स समिट 2026 इंडिया में आयोजित होने वाला है। इंडिया में एक और समिट आयोजित होने वाला है जो कि है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट। देखो आयोजित होने वाला था, अभी उसको पोस्टपोन किया गया, होगा इंडिया में ही, ये कंफर्म रहना। COP31 जो है UN क्लाइमेट, ये कहाँ पर आयोजित होगा 2026 वाला, तुर्की में आयोजित होगा। आसियान समिट 2026 जो है फिलीपींस में आयोजित होगा, याद रखिएगा। एशियो समिट 2025 की बात करें चाइना के तियानजिन में। नाटो समिट 2025 नीदरलैंड्स के द हेग में। द हेग से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस का जो है ना हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, याद रखना। फिर बात करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की, तो यह 2026 में कहाँ पर आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक की बात करें 2026 का गोवा में आयोजित हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है हु वॉज द लीजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर हु पास्ड अवे ऑन अप्रैल 12, 2026 इन मुंबई एट द एज ऑफ 92। तो तस्वीर देख के आप समझ गए हैं आशा भोसले जी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो इनको जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 2000 में। बात करें पद्म विभूषण मिला 2008 में, बंगा विभूषण मिला 2018 में, महाराष्ट्र भूषण मिला 2021 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2001 में और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2002 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पद्म विभूषण, आपको याद रखना है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नितिन नवीन बने हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। यह यंगेस्ट एवर इन बीजेपी हिस्ट्री एंड फर्स्ट लीडर फ्रॉम बिहार टू होल्ड द पोस्ट। तो ये देखो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो ये MLA हैं बांकीपुर पटना से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बने हैं श्री प्रवीण वशिष्ठ, याद रखिएगा। इनको जो है विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, जो हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ना वहाँ पर। देखो हेड नहीं बने, ये हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम एक ही हैं। प्रवीण वशिष्ठ जो है ना विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड जो है ना वो है प्रवीण कुमार वशिष्ठ, सॉरी श्रीवास्तव, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। वशिष्ठ जो है विजिलेंस कमिश्नर बने, ठीक है। बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो देखो इसको रिकमेंड किया था के संतानम कमेटी ने, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को एंड द विजिलेंस कमिश्नर्स को बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और साथ में होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है। आगे देखेंगे करंट में कौन है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, तो वो कौन है, राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पता होना चाहिए।
आगे देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ITBP चीफ, तो ITBP के चीफ बने हैं यहाँ पर शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, याद रखना। बाकी यहाँ पर बात करेंगे, ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम बाई हॉकी इंडिया, तो हॉकी इंडिया के द्वारा जो है ना इंडियन वीमेन हॉकी टीम का नया चीफ कोच किसे बनाया गया है, ये है जियोड मरीजनी, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जियोड मरीजनी जो है ना नीदरलैंड्स के, इनको जो है चीफ कोच बनाया गया इंडियन वीमेंस हॉकी टीम का। बात करेंगे यहाँ पर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप तिर्की हैं। और करंट में हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो वह है मनसुख मंडाविया। 2026 का जो है ना वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होने वाला है, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द BSF हेड, तो यहाँ पर BSF के नए हेड बने हैं प्रवीण कुमार, याद रखिएगा। बात करेंगे BSF का रिलीजिंग डे होता है 1 दिसंबर को, इसको फाउंड किया गया था 1965 में। BSF जम्मू की बात करें, ऑन LOC विथ आर्मी प्लस 192 किलोमीटर बॉर्डर विथ पाकिस्तान। ये जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ना, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, अमित शाह जी हैं, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है BSF का, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु टुक चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग आफ्टर BBR सुब्रमण्यम टर्म एंड, तो BBR सुब्रमण्यम का टर्म जो है खत्म हो गया, उसके बाद जो है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, ये है निधि छिब्बर, याद रख लेना। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर हमारा। BBR सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 3 साल का कार्यकाल था इनका, 24 फरवरी 2026 को हुआ है समाप्त। तब से जो है निधि छिब्बर को जो है अपॉइंट कर दिया गया है नीति आयोग का न्यू CEO। नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग की जगह पर आया था ये, याद रखना। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। नेचर की बात करें तो पॉलिसी थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बाकी यहाँ पर देखो चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। बात करेंगे वाइस चेयरमैन जो अपॉइंट किए जाते हैं PM के द्वारा ही। अच्छा, अभी वाइस चेयरमैन कौन बने नीति आयोग के नए, तो वो हैं अशोक कुमार लाहिरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CEO यहाँ पर आपने देख ही लिया, निधि छिब्बर हैं। बाकी देखो फुल टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो इंडियन मिनिस्टर में से अपॉइंट किया जाता है। बाकी यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, CEO को भी अपॉइंट करते हैं PM ही, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो नेशनल जो हेरिटेज डे है ना, वो कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कब करते हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बता देना एक बार भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो 2026 की थीम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एनुअली, तो नेशनल पंचायती राज डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। इसी दिन देखो हमारे महान क्रिकेटर जो है ना सचिन तेंदुलकर जी की जयंती होती है, याद रखना। अच्छा, जयंती बोल रहा हूँ, बर्थडे होता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करें ना, तो इनको देखो 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अभी तक जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी बात करेंगे नेशनल पंचायती राज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा एनुअली, कब, 24 अप्रैल को। यह हिस्टोरिक डे है जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है 73rd अमेंडमेंट जो है पास हुआ था। कब हुआ था ये, 1992 में, याद रखना। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है हमारे पास, 73rd अमेंडमेंट 1992 में पास हुआ था। राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर फर्स्ट स्टेट बना था जो इंट्रोड्यूस किया था जिसने पंचायत सिस्टम को इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट ही है पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जो है पंचायती सिस्टम को जो है ना पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है विथ पंचायत एंड यहाँ पर जो है 29 सब्जेक्ट्स भी मेंशन है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। तो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सबसे नीचे होता है विलेज लेवल, ठीक है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल को बोलते हैं जिला परिषद। यहाँ पे हेड होते हैं चेयरमैन, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम कुछ और हैं तो देख लो। 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया था सिविल सर्विसेज डे। 2026 की थीम है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। वर्ल्ड अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये अप्रैल 26 को होता है।
2026 की थीम आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये जो मनाया जाता है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज अप्रूव्ड इन विच यूनियन टेरिटरी। तो ये देखो लद्दाख में जो है ना 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 2 थे, अब जो है 5 नए बन गए। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए लद्दाख में? 7, याद रखना। जो नए डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट किए गए उनके नाम कौन कौन से हैं? नुब्रा, श्याम, चांगथांग, जास्कर और द्रास, याद रख लेना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अर्लियर जो है लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, ले और कारगिल। अब ये 5 नए ऐड हुए, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए हैं। अप्रूवल जो है क्लियर किया गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अगस्त 2024 में। अच्छा, एक ही एग्जाम में पूछा गया था ना अभी हाल फिलहाल में ही कि लद्दाख को जो है ना एज अ यूनियन टेरिटरी, मतलब लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी कब बना था, ठीक है। तो वो बना था 31 अक्टूबर 2019 में, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को जो है यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को किन की जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रख लेना। उस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, लद्दाख से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। लद्दाख में जो है ना हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क जो है ना इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी लद्दाख के हाल ही में जो है नए एलजी भी बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा है। और अभी हाल ही में जो है ना दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत सिंह संधू। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ना याद रखना ही, इतने सारे फैक्ट बता रहा हूँ, सब याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। द AICTE वानी 3.0 स्कीम जो है लॉन्च किया गया 2026 में। एम क्या है? टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन हायर एजुकेशन। द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट द इंटरनेशनल कैप्टागॉन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क इज, क्या नाम है इस ऑपरेशन का? ऑपरेशन रेज पील, याद रखिएगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो ऑब्जर्व किया गया है 17 मई को। बाकी राहुल द्रविड़ ने देखो एक टीम खरीदा है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के लिए। इस टीम का नाम है डबलिन फ्रेंचाइज, याद रख लिएगा। राहुल द्रविड़ इंपॉर्टेंट है, इनको जो है द वॉल के नाम से भी जाना जाता है भारतीय क्रिकेट में। प्रोजेक्ट गरुड़ की बात करें, that was recently seen in news, is associated with space technology sector. India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit has been established in Rajasthan. India concluded the Kimberley process International 2026 in Mumbai. प्रोजेक्ट सक्षम इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया गया था NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा, विथ व्हाटिस फाउंडेशन। एम क्या है इसका? ट्रेन रूरल वीमेन फॉर जॉब। द ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 जो ऑर्गेनाइज किया गया भुवनेश्वर में। स्क्वाड्रन लीडर जो है सानिया शर्मा, ये जो है बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू बी क्वालिफाइड एज अ कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा। द मिलियन माइंड्स टेक पार्क जो है वाज इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात में ही बन रही है गिफ्ट सिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। बात करेंगे ऑन May 26 द इजरायली मिलिट्री ऑफिशियली इन्होंने कन्फर्म किया है, यहाँ पर इन्होंने मार गिराया है एजुद्दीन अल हदाद को, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंटेड 9 न्यू गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन इंडिया इन 2026? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। उन्होंने नए 9 गवर्नर या फिर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हो, उनको अपॉइंट किया है। यहाँ पर देखो 9 के नाम हैं। सबसे पहले RN रवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जो है गवर्नर बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। ये पहले गवर्नर थे तमिलनाडु के। शिव प्रताप शुक्ला जो है तेलंगाना के गवर्नर बने हैं। जिष्णु देव वर्मा जो है महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। नंद किशोर यादव जो है ये नागालैंड के गवर्नर बने हैं। एंड सैयद हसनैन जो है बिहार के गवर्नर बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है ये केरल के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु के गवर्नर का।
कविंद्र गुप्ता जो है ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। एंड विनय कुमार सक्सेना ये लद्दाख के नए गवर्नर बन गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पहले कहाँ पे थे? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना विनय कुमार सक्सेना, अब इनको लद्दाख शिफ्ट कर दिया गया है। एंड दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट नाम है, सब आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द सेंट्रल जेल इन श्रीनगर। तो इनका नाम है सबा शॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहली वीमेन हेड बन गई हैं, कहाँ की? श्रीनगर सेंट्रल जेल की, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द हिस्टोरिक सेलुलर जेल आल्सो नोन एज काला पानी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये प्रश्न पूछा जाता है, पता होना चाहिए लोकेशन। अब हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमारी ड्यूटीज़ है ना, उनकी कैपिटल है एंड करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हो, वो कौन है? सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आप सबको पता है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिरल DK जोशी। चंडीगढ़ के हैं गुलाब चंद कटारिया एंड चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती एंड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल ही है। दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली कैपिटल है, CM है रेखा गुप्ता एंड नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी कैपिटल है एंड यहाँ पर है K कैलाशनाथम। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू एंड यहाँ पर जो है मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख की देख सकते हो समर कैपिटल लेह है एंड विंटर कैपिटल है कारगिल। और विनय कुमार सक्सेना जो है नए LG बने हैं लद्दाख के, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, दिल्ली यहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया, लद्दाख यहाँ पर ये है, चंडीगढ़ यहाँ पर है, दादरा एंड नगर हवेली यहाँ पर किनारे आपको मिल जाएगा। पुडुचेरी यहाँ पर, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, ठीक है, एक जिला केरल में है जो कि माहे है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन मार्च 2026। देखो किसी भी कमीशन के ना चेयरमैन अगर आपको लिखा मिले तो समझना वो पुरुष हैं, अगर चेयरपर्सन लग जाए तो समझना कोई महिला हेड बनी है, ठीक है। तो इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये BJP की लीडर है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1993 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया US वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड इन। तो वज्र प्रहार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड US के बीच में। 16th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट एकदम क्लियर मेंशन है आपके लिए। एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, जो कि स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है। किन 2 देशों के बीच में होती है? USA एंड इंडिया। 16th एडिशन साहब कहाँ पर आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और अदर एक्सरसाइज की बात करें हम जो कि इंडिया US करते हैं, यह युद्ध अभ्यास जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। 21st एडिशन हुआ है कहाँ पर? USA के अलास्का रीजन में, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US यहाँ पर मेंशन है। टाइगर ट्रायम्फ जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। कोप इंडिया जो है दोनों देशों की एयरफोर्सेस करती है एंड मालाबार जो है यहाँ पर दोनों देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इंडिया एंड जापान के बीच में जो है धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन। 2 देश जो है आयोजित किनके बीच में होता है? इंडिया एंड जापान। 7th एडिशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? उत्तराखंड के चौबाटिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर देख सकते हो जो हम जापान के साथ करते हैं, शिन्यू मैत्री और वीर गार्जियन जो है दोनों देशों की एयरफोर्स करती है। जीमैक्स एक्सरसाइज में दोनों देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है। एंड मालाबार में आप सबको पता है 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है, मालाबार वाला पूछते हैं कि कौन कौन से 4 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट एट द 11th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिटिए 2026 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो लैमिटिए एक्सरसाइज जो हम किस देश के साथ करते हैं? सेशल्स के साथ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11th एडिशन इस बार आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? सेशल्स डिफेंस अकेडमी में। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल 3 सर्विसेज ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेज जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गई है।
नेक्स्ट है वेयर द 13th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, असम के मिसामारी में आयोजित हुआ ये। आप देख सकते हो 13th एडिशन है, कब से आयोजित हो रहा है 2011 से। लोकेशन असम में आयोजित हुआ है। पार्टिसिपेंट की बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है बोथ नेशंस की। फोकस एरियाज की बात करें तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अर्बन वारफेयर टैक्टिक्स एंड एडवांस टैक्टिकल ड्रिल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ है, लेटेस्ट ये आपको याद रखना है। तो अजय वॉरियर किस देश के साथ करता है इंडिया, ये है यूनाइटेड किंगडम यूके, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखो बात करें किन दो देशों के बीच में होता है, इंडिया एंड यूके। एंड अभी जो है लेटेस्ट वाला जो एडिशन है ना 8th वाला, कहाँ पर हुआ है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अदर एक्सरसाइज की हम बात करें जो इंडिया एंड यूके के बीच में आयोजित होता है, इंद्रधनुष है जो कि दोनों देशों की एयरफोर्सेस करती है। एंड कोंकण में जो है ना दोनों देशों की नेवीज पार्टिसिपेट करती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज सेड टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर 2026 जनरल इलेक्शन। तो इनका नाम है बलेंद्र शाह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा एक और आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश के नए पीएम कौन बने हैं, उनका नाम है रहमान तारिक, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के न्यू पीएम कौन बने हैं, रहमान तारिक, ये आपको याद रखना है। ये दोनों देशों के ना पीएम पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल इज विटनेसिंग अ मेजर पॉलिटिकल चेंज आफ्टर 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हम देखेंगे। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू है, ये याद रख लेना। आगे देखो, हाँ ये देख लेना, केपी शर्मा ओली को आपके जो जनरेशन जेड है ना, इन्होंने प्रोटेस्ट करके भगा दिया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट गिर गई थी, अब नया इलेक्शन हुआ है, तब यहाँ पे जो है बलेंद्र शाह नए पीएम बन गए हैं। Who become Kerala's first women judge with disability by topping the civil judge examination। तो ये फर्स्ट डिसेबल पर्सन है जो केरल की जज बनी है, इनका नाम क्या है, तो ये है थान्या नाथन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक माइलस्टोन है, सेट टू बिकम केरल फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वीमेन जज। नेक्स्ट देखेंगे हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। आप सबको पता है जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे ना, उनका निधन हो गया था, है ना, जो अजीत पवार जी थे। तो अभी जो है उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, उनको जो है डेप्यूटी सीएम बनाया गया महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो शी सक्सीड हर लेट हस्बैंड अजीत पवार हु डाइड इन प्लेन क्रैश ऑन जनवरी 28। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी पार्टी के ही हैं। एंड डेप्यूटी सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, एक शिवसेना पार्टी के, जो कि अलाइज ऑफ हर पार्टी एनसीपी की है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, आगे देखेंगे हु एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 फरवरी 2026। तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह वालिया, याद रखिएगा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026। तो इनका नाम है खेमचंद सिंह। वाई खेमचंद सिंह जो है ना, ये नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा मणिपुर के गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला है, यहाँ पर देखो मेंशन है ना, आपके लिए ही है। एंड इनकी पार्टी जो है वो है बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, याद रखिएगा। एंड बाकी आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था काफ़ी समय से यहाँ पर, जो कि समाप्त हो गया है 13 फरवरी 2026 में। और उसके बाद जो है नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के, कौन, वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है, ये आप सबको पता है। अच्छा मणिपुर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना वर्ल्ड का, उसका नाम आप बता सकते हो। मणिपुर में ही लोकटक लेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उसका एक बार आप नाम बता दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। तो इनका नाम है विनय मुरलीधर टोनसे, ये नए जो है एमडी एंड सीईओ बन गए हैं किसके, यस बैंक के। नेक्स्ट है हु वाज द फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हु पास्ड अवे इन मार्च 2026। तो देखो ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इनका अभी निधन हो चुका है। तो इनका नाम क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं, ये है कुशल दास, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2010 से लेके ना 2022 तक जनरल सेक्रेटरी रहे थे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग आप कह सकते हो जनरल सेक्रेटरी रहे थे, किसके,
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो इनका नाम है RM नच्चमई, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहली वीमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बन गई हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, जो कि फंक्शनल है, ये आपको पता होना चाहिए। द प्लांट ऑपरेट्स अंडर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द कैगा प्लांट इज नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एंड कहाँ पर बनी है, कौन से प्लांट में, तो कैगा प्लांट, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। एंड कैगा प्लांट कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है, who become the new supreme leader of Iran in March 2026 after the death of कौन है, अली खामेनी। तो अली खामेनी जो है ना, ये किसके बाद जो है, अच्छा सॉरी, अली खामेनी के बाद जो है ना नए सुप्रीम लीडर कौन बने ईरान के, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अली खामेनी के ये बेटे हैं, इनका नाम है मोजतबा खामेनी, याद रखिएगा। अली खामेनी को आप सबको पता है, अमेरिका वालों ने मार दिया है। उसके बाद जो है इनके बेटे जो है सुप्रीम लीडर बने ईरान के। आगे देखो, हु विल एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1 अप्रैल 2026। तो इनका नाम है धीराज सेठ, याद रखिएगा। धीराज सेठ जो है ना नए वाइस चीफ बने आर्मी स्टाफ के 1 अप्रैल 2026 को, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ये। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये चीफ है आर्मी स्टाफ के, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अनिल चौहान के बारे में आप सबको जानते हो, ये 2nd CDS है हमारे, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर एन एडिशनल 1 ईयर टर्म एज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो 1 साल का जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये फिर से जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर राजीव रघुवंशी, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको जो है अपॉइंट किया गया था 2023 में, अभी जो है इनका 1 साल का और जो है टर्म बढ़ा दिया गया है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो लेटेस्ट अभी रैंकिंग आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की रैंकिंग क्या रही है, वो रही है 116वां, यानी 116th, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फिनलैंड जो है ना लगातार 9 सालों से टॉप कर रहा है, यानी नंबर 1 पे रह रहा है। बाकी आप देख सकते हो फिनलैंड के बाद नंबर 2 पर आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, और चौथे नंबर पे कोस्टा रिका जो है ना ये 4th पोजीशन पे आया है। एंड हाईएस्ट एवर फॉर अ लैटिन अमेरिकन नेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक रही है 116th, 147 कंट्रीज से इम्प्रूव किया है हमने। पिछली बार जो है ना हम 118th पे थे, अब जो है 16th पे आ गए हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ना, इसको रिलीज कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिलीज करती है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, इस बार भी करा रहा हूँ। आगे देखो, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंजिक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-26। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे भारत का जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, एंड ये लगातार 8वीं बार जो है टॉप पे रहा है। तो इस सिटी का नाम है इंदौर, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंदौर है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप सिटीज़ लिखी हुई है, जिसकी जो है पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। आप देख सकते हो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे है, गुजरात का जो सूरत है नंबर 2 पर है, एंड महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है ये रैंक 3 पर है। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखिएगा। इंदौर जो है लगभग 2017 से लगातार टॉप कर रहा है, यानी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। रीजन फॉर सक्सेस की बात करें तो 100% वेस्ट सेग्रीगेशन, इफेक्टिव कंपोस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे रहा है इंदौर का। आगे देखो, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो इसमें हमारी रैंक रही है 91st, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है, इस इंडेक्स को, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो रिलीज्ड बाय मेंशन है। बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो 5th प्लेस का जो है हमने इम्प्रूवमेंट किया है, 91st पे आ गए हैं अब। पहले जो है आप देख सकते हो 96th पे थे हम, एंड 182 कंट्रीज में जो है हमारी रैंक रही है 91st। एंड 100 में से हमें नंबर कितने मिले हैं, स्कोर कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में, 39 मिले, ये आपको याद रखना, ठीक है, रखना है। बाकी बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की तो डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है,
इसको जो स्कोर है कितना है 89 है, एंड लगातार 8 सालों से जो है ना डेनमार्क टॉप पे ही है। फिनलैंड की बात करें नंबर 2 पे 88 स्कोर के साथ, सिंगापुर नंबर 3 पे है 84 स्कोर के साथ। अच्छा, सिंगापुर जो है ना किस रैंकिंग में नंबर 1 पे है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे हमारी रैंकिंग क्या है 2026 वाले में, 75th है। नेक्स्ट, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है किस कंट्री से एसोसिएटेड थे? तो ये जो है सूरीनाम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रिका प्रसाद का जो है निधन हो चुका है, एंड ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं सूरीनाम के 2020 से 2025 तक, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अ ट्रेजिक प्लेन क्रैश वाइल सर्विंग एज डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बात हो रही है अजीत पवार की। हमने पीछे देखा भी था कि इनकी पत्नी को जो है सुनेत्रा पवार जो है उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया महाराष्ट्र का। इनका निधन हो चुका है प्लेन क्रैश में, है ना। अजीत पवार की बात हो रही है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अजीत पवार की पार्टी का नाम आपको याद रखना है। पार्टी का नाम जरूर पूछेंगे आपसे एग्जाम में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, किसकी पार्टी है ये? अजीत पवार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नई डेप्यूटी सीएम आपको मैंने बता ही दिया, सुनेत्रा पवार इनकी पत्नी बनी है। ये है अजीत पवार। नेक्स्ट है, विच कंट्री सुप्रीम लीडर वाज कंफर्म डेड आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक। तो ये उन्हीं की बात हो रही है जो हमने पीछे प्रश्न किया था ना, ईरान वाला। तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, इनका नाम क्या है? अली खामेनी, याद रखिएगा। इन्हीं के पुत्र जो है अभी नए यहाँ के सुप्रीम लीडर बने हैं। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन चलाया था ये यूएस एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पर? तो इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये आपको याद रखना है। एंड एक और ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पे, उसका नाम क्या था? रोअरिंग लायन, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इजराइल के जो हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इजराइल एंड यूएस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। बाकी बात करें यूएस के प्रेसिडेंट, आप सबको पता है ट्रम्प है। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, अभी उन्होंने तो वापस कर दिया इसको। चलो आगे देखो, यहाँ पर बात करेंगे ईरान नेम्स अयतोला अलीरेजा अराफी एज टेम्प्ररी सुप्रीम लीडर। अच्छा, ये तो टेम्प्ररी बने थे ना, परमानेंट वाला हमने पीछे देख लिया, इनके बेटे बने। आगे देखो, रिनोड जर्नलिस्ट थे एंड फॉर्मर डिप्लोमेट भी थे एंड पार्लियामेंटेरियन हरि कृष्ण दुआ पास्ट अवे इन मार्च 2026 एट द एज ऑफ। तो कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट है 88। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है, आपसे पूछेंगे इनको अवार्ड कौन सा मिला है और कब मिला है। देखो इनको अवार्ड मिल चुका है पद्म भूषण अवार्ड 1998 में फॉर कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। ये एडिटर रह चुका है हिंदुस्तान टाइम्स, एडिटर इन चीफ रह चुका है द इंडियन एक्सप्रेस के, एडिटर रह चुका है द ट्रिब्यून के। आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आगे देखेंगे, इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं डेनमार्क में 2001 से 2003 तक, एंड इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में एमपी कब? 2009 से 2015 तक यहाँ भी रह चुके हैं एमपी। ठीक है, आगे देखो, हु रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है नया सिंधी वर्जन आया है, ये फर्स्ट टाइम है जो सिंधी वर्जन आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, CP Radhakrishnan released the latest Sindhi version of the Constitution of India in where? New Delhi. The Constitution has been released in Sindhi Devanagari script for the first time since independence, highlighting the language heritage. And उन्होंने क्रेडिट दिया है नरेंद्र मोदी जी को for efforts to make the Constitution accessible in multiple languages, promoting inclusivity and citizen engagement. एंड आप देख सकते हो अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मूव रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड विल हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर राइट्स। अर्जुन राम मेघवाल हैं कौन? यहाँ पे नाम तो हमने देख ही लिया, ये है कौन आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के, एंड साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। अच्छा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है किरण रिजिजू, याद रखिएगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, और जगदीप धनखड़ जो है ना, ये राधाकृष्णन से पहले जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अभी करंट में CP राधाकृष्णन है। आगे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो 8th शेड्यूल के बारे में मेंशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। 8th शेड्यूल में क्या मेंशन है आप सबको पता है, लैंग्वेजेस मेंशन है। कितने लैंग्वेजेस मेंशन है यहाँ पर? 22 लैंग्वेजेस, जो कि कौन कौन से हैं यहाँ पर नाम देखेंगे। असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। देखो स्टार्टिंग में तो 14 ही थे,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज मेंशन कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, लेकिन बाद में जो है ना बढ़ाए गए। देख सकते हो सिंधी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया, 21st अमेंडमेंट एक्ट करके 1967 में। फिर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को हमने ऐड किया 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये पूछते हैं, ठीक है, कि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, आपको याद रखना है। सिंधी के पूछ लेंगे किस अमेंडमेंट एक्ट, 21st अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1967 में। बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली जो है इनको कब ऐड किया गया, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जो कि कब फोर्स में है, 2004 में। तो स्टार्टिंग में 14 थे, एक ये आ गया 15, 15 के बाद ये 3 आ गए, कितने हो गए 18, 18 के बाद ये 4 आ गए, टोटल कितने हो गए 22, है ना। आगे देखो, द 16th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस वज्र प्रहार वाज कंडक्टेड इन, तो वज्र प्रहार जो है इंडिया यूएस का मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पर कंडक्ट किया गया, ये कंडक्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हमने तो देखा ही ना बकलो वाला। चलो आगे देखो, वेयर इज द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 शेड्यूल टू बी हेल्ड, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये खंजर, ये आयोजित हुआ है असम के मिसामारी में, ये भी हमने देखा है। रिपीट हो रहे हैं क्या ये, लेमिटिए भी देखा ही है ना, सेशन साथ करते हैं। अच्छा ये नया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय डेलोइट टू प्रोटेक्ट कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका नाम है कनेक्ट सेफ लैब, याद रखिएगा, कनेक्ट सेफ, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो, इन विच सिटी डज द एनुअल माघ मेला टेक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ सैक्रेड संगम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ, तो कहाँ पर, किस शहर में आयोजित हुआ है, कहाँ पे होता है संगम, संगम होता है प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अदर जो फेस्टिवल है यूपी को भी देखेंगे। कुंभ मेला जो है प्रयागराज में ही लगता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग यहीं पर लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। होली डीप इन गंगा, यहाँ पर गंगा में स्नान किया जाता है लोगों के द्वारा। दिवाली जो है यहाँ का त्यौहार है, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है ये। होली आप सबको पता है। फिर है जन्माष्टमी, रामनवमी, देव दीपावली, दशहरा, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर नागौरी अश्वगंधा जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसको जो है उगाया जाता है। जो नागौरी अश्वगंधा है कहाँ पर उगाया जाता है, ये इसको उगाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख सकते हो राजस्थान के, फुलकारी देखो, फिर है कोटा दोरिया, इसके बाद है ब्लू पोटेरी, मोलेला क्ले वर्क, कठपुतली ऑफ राजस्थान, संगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, कोटा दोरिया, फिर है बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क एंड मरकाना मार्बल, ये सारे कहाँ के जीआई टैग है, राजस्थान के, है ना। नेक्स्ट है, इन विच यूएस स्टेट वाज द फर्स्ट बस्ट ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड एट द माइक मैन्सफील्ड सेंटर, तो कहाँ पर ये किया गया, ये किया गया मोन्टाना में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है ये, ठीक है, मोन्टाना। देख सकते हो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का बस्ट को जो है लॉन्च किया गया या अनवील्ड किया गया, सॉरी लॉन्च नहीं अनवील्ड किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर। आगे देखेंगे, द हैती रिसाला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग 138 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो 138 साल इसके पूरे हो चुके हैं, तो किस राज्य में मनाया जाता है ये हैती रिसाला, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, हेल्ड एनुअली ऑन धूलिवांदान द डे आफ्टर कब, होली, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र के, गुड़ी पड़वा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। चैत्र फेस्टिवल, रामनवमी, हनुमान जयंती, वट पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा, फिर यहाँ पर है बैल पोला, मंगाला गौर, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, नवरात्रि, फिर यहाँ पे कोजागिरी पूर्णिमा, दिवाली है, फिर बाकी आप देख सकते हो चंपा षष्ठी है, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली। चलो आगे देखो, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने जो है ना हाल ही में एक बुक रिलीज किया है, लॉन्च किया है, एंड इस बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसके ऑथर आपसे पूछ रहे हैं, ऑथर कौन है, तो ऑथर है यहाँ पर प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। फिर है द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, ये अरुण जेटली के लाइफ पे है बुक, तो किसने लिखा है इसको लिखा है सुमंत बत्रा ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे, हु लॉन्च द बुक रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया
न्यू नॉर्मल। तो लॉन्च किया इसको, देखो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लॉन्च किया। लिखा किसने है, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 इंपॉर्टेंट पर्सनल हैं। यहाँ पर आप देखिए मेजर जनरल बिपिन बख्शी रिटायर हैं, फिर है राजेश कुमार ये भी रिटायर हैं, एंड अनिल यहाँ पर त्रिगुणात हैं, एंड अखिलेश भार्गव, इन चारों ने मिल के ना इस किताब को लिखा है। ओवरव्यू की बात करें, डिटेल अकाउंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में हुआ था। इंडिया डिसिसिव 88 आवर रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म आफ्टर पहलगाम अटैक, जो कि हुआ था कब, 22 अप्रैल 2025 को। लॉन्च किया उपेंद्र द्विवेदी ने, इन चारों ने लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द बुक टाइटल ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। तो इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उड़ीसा के गवर्नर जो है ना हरि बाबू कम्मपति, इन्होंने रिलीज किया है, क्योंकि इस किताब को लिखा है जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ना उड़ीसा के, विश्वभूषण हरिचंदन ने, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन। इसको किसने लिखा है, कॉम्पैशन, तो इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखना है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी की ना ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नोबेल पीस प्राइज जिनको मिल चुका है 2014 में, किसके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। तो इनकी बात करें ऑटोबायोग्राफी की, तो है दिया सलाई, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो मेंशन है ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई, 2014 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है। अभी इन्होंने नया बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन, एंड इसको जो है लॉन्च किया गया है तब हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एंड किरण बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है, ये यहाँ पर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेंगे। स्वप्निल पांडे की एक बुक है विंग्स ऑफ वैलोर, फिर है शिव कुमार मोहंका की अबोव एंड बियॉन्ड। डॉक्टर पी विजयानंद रेड्डी की बुक है मैंने कैंसर को जीत लिया, फिर जनरल अनिल चौहान की एक बुक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी द्वारा लिखा गया है, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए अरुंधति रॉय की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन ने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये भी पूछा गया एग्जाम में। फिर है यहाँ पर प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा है MS स्वामीनाथन से रिलेटेड बुक। आगे है यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अनुपम खेर की बुक है डिफरेंट बट नो लेस, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे लिए। यहाँ पर देखो 2 बुक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नोवेल हैं। एक तो फ्लेश है जो कि बुकर प्राइज जीता है 2025 का, इसके लेखक कौन है, डेविड सजेले, याद रखिएगा। एंड हर्ट लैम्प जो कि इंटरनेशनल बुक प्राइज जीत चुका 2025 में, इसके लेखक कौन है, बानू मुश्ताक जो कि इंडिया के, याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स को हम देखें तो चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसको लिखा है अमिश त्रिपाठी ने, लेखक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी बात करें वाइल्ड फिक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा अमिताभ घोष ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। इस तरह की बुकें पूछते हैं। ठीक है, पैट कमिंस जो कि कहाँ के क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के है ना, इन्होंने बुक लिखा है टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व। देखो ये सब ना बुक पूछ लेते हैं। पैट कमिंस की बुक तो किसने याद रखा नहीं होगा, सबने याद रखा होगा, जो फेमस बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स है ना, इसमें तो इन पे ध्यान नहीं किया होगा। ठीक है, ये भी फेमस ही है वैसे, लेकिन इंडिया के नहीं है तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे द CEO माइंडसेट, शिव कुमार ने लिखा है। कमला हैरिस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 107 डेज, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, कहाँ की, अमेरिका की। फिर द मैन हु बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार अशोक चोपड़ा ने लिखा है इसको। एंड जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली की है ना, इनकी एक बुक है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, याद रख लीजिएगा। बाकी बात करें लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी एंड किसने लिखा है, निखिल यादव ने। नेक्स्ट देखेंगे पाटन बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, छारीदांत वेटलैंड जो है कहाँ पर है, गुजरात में है। दोनों को जो है रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है।
तो ये दोनों जो है किस राज्य में लोकेटेड है वही आपसे पूछ रहे हैं। एक यूपी में लोकेटेड है, दूसरा जो छारी डांड है कहाँ पर है, गुजरात में। छारी डांड जो है ना 98 रामसर साइट बना है इंडिया का। अभी टोटल कितने रामसर साइट है हमारे देश में, 98 ही, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, इटाह डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर, एंड ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में छारी डांड गुजरात के, याद रखिएगा। अनाउंसमेंट किया गया था किसके द्वारा, इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर है ना हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया था। अच्छा, वेटलैंड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 2 फरवरी को, याद रखिएगा। एंड रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, 1971 में, 2 फरवरी को ही, ठीक है। एंड रामसर का किस देश की सिटी है एक, तो ये कहाँ की सिटी है, ईरान की। आप सबको याद है ईरान अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है। आगे देखेंगे, A mud volcano recently erupted on a mud island within the Andaman and Nicobar archipelago in India. Which of the following is the most well-known mud volcano site in this region? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए है बाटंग आइलैंड, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो कैपिटल सब मैंने आपको पहले ही बताया था, श्री विजयपुरम है, जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। इंडिया का ओनली एक्टिव लावा वोल्केनो यहाँ पर है बैरन आइलैंड इन मिडल अंडमान। एंड यहाँ पर बात करेंगे डिजीन पाजेस की, तो सेपरेट लिटिल अंडमान को ये सेपरेट करता है साउथ अंडमान से। एक 10 डिग्री चैनल जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ये डिवाइड करता है अंडमान ग्रुप्स को निकोबार ग्रुप से, ये आपको याद रखना है। फिर ग्लोबल वोल्केनो फैक्ट को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड की, तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो वर्ल्ड का है वो कहाँ पर है, हवाई के किलोआ, इसको नाम है किलोई, याद रखिएगा। एंड हाईएस्ट वोल्केनो जो है वर्ल्ड में वो कौन सा है, वो है ओजोस डेल सालाडो, कहाँ पर है, कोटोपैक्सी में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे, अभी यहीं पे समाप्त हो रहा है ये वीडियो। अभी हम बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड पीडीएफ्स की। देखो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी आती है 251 में, ये आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड होता है ये। तो 12 मंथ का आपको यहाँ पर मिलेगा, 6 मंथ का इसी का 151 में मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा 65 का मिलता है, जिसमें आपको 3 तरह की पीडीएफ मिलता है। एक तो 200 वाला एमसीक्यू मिल जाएगा यहाँ पर आपको, एंड दूसरा जो है इसका कन्वर्टेड पीडीएफ मिल जाता है। तीसरा जो है इसका हम वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपको रिवीजन के लिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें आपको जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, एंड सारे टॉपिक्स के सेपरेट पीडीएफ दिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स के अलग, इंडेक्स के अलग, सबमिट्स के अलग, डिफेंस करंट अफेयर्स अलग, बाकी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स हो गया, बहुत तरह के करंट अफेयर्स होते हैं। सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी 65 में। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले हमारे बैचेस 2 हैं। एक तो 215 का टारगेट सीजीएल बैच है, इसमें जो है ना 251 वाले में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कराया सीजीएल के। हर एक टॉपिक में आपको 50 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी प्रारंभ बैच जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, 40 जो कॉमन टॉपिक्स है ना उसको हमने इसमें कवर कर दिया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन होता है। जैसे सेंसस हो गया, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, शेड्यूल एंड पार्ट्स हो गए पॉलिटी के, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इस तरह के टॉपिक जो है ना यहाँ पर कवर कराए। तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना आपको कोर्स को परचेस करने में या पीडीएफ को, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9123206137 पे। आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।